हेलो ऑल ऑफ़ यू। ये अपना दूसरा लेक्चर है, यानी दूसरी वीडियो। इसमें हम लोग पढ़ेंगे सम बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो इसके पहला टॉपिक्स है इम्पॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि केमिस्ट्री के क्या स्कोप्स है, क्या इम्पॉर्टेंस रोल है हमारे रियल लाइफ में। तो देखते हैं। मेन एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री हैज़ हेल्प इन एग्रीकल्चर, फूड, medicine, warfare, transportations, computers and in our everyday life। ठीक है। फिर ये जो हमने डायग्राम दिया है, डायग्राम से शो हो रहा है कि क्या क्या हमारे केमिस्ट्री के इस्तेमाल हो सकते हैं हमारी रियल लाइफ में। तो यहाँ पे दिया हुआ है कंप्यूटर वर्ल्ड, एग्रीकल्चर, फूड, हेल्थ, ट्रांसपोर्टेशंस, शेल्टर्स, एवरीडे लाइफ एंड वॉरफेयर्स। ठीक है। अब यहाँ है सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इट गिव्स अस अ वेरियस ऑफ ड्रग्स सच एस, मतलब कि केमिस्ट्री जो है बहुत सारे ड्रग्स बनाने के यूज़ में आते हैं। जैसे आता है एंटीपायरेटिक्स, इसका इस्तेमाल होता है टू लोअर बॉडी टेम्परेचर इन हाई टेम्परेचर, यानी अगर तबीयत ख़राब हो जाए या हमारी बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो हमारे नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। फिर आता है एनाल्जेसिस टू रिलीव पेन, यानी कोई दर्द हो, पेन हो तो उसको फिक्स करने के लिए, यानी नॉर्मल लाने के लिए। ट्रैंक्यूलाइजर्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस एंड मेंटल डिजीज़, है ना। स्ट्रेस के लिए या तो कुछ मेंटल प्रॉब्लम हो जाए उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं। एंटी माइक्रोबायल्स टू क्योर इन्फेक्शंस को दूर करने के लिए। एंटी मलेरियल्स टू ट्रीट मलेरिया। एंटीबायोटिक्स सच एज पेनिसिलिन, एमॉक्सिलिन, स्टेपोमाइसिन एक्सेट्रा। ठीक है। यूज फॉर वेराइटी ऑफ डिजीजेस ड्यू टू हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसका इस्तेमाल होता है। फिर आता है एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, इसका इस्तेमाल होता है बर्थ कंट्रोल में। फिर है सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर के इस्तेमाल में, कैंसर को फिक्स करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है AZT, यानी फॉर द एड्स, इसका शॉर्ट फॉर्म है ना। एजिडोथाइमिडीन, बहुत खतरनाक नाम है रोग भी तो खतरनाक है। ठीक है, ठीक है, उसको हम लोग AZT शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं। उसका इस्तेमाल क्या होता है? एड्स के ट्रीटमेंट के लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे मैटर होता क्या है। ठीक है, मैटर को बहुत हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो उसके मेन पार्ट होते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में आता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और केमिकल क्लासिफिकेशन में प्योर सब्सटेंस और मिक्सर्स। प्योर सब्सटेंस में क्या जाएगा? एलिमेंट और कंपाउंड। कंपाउंड को भी दो हिस्सों में बांटा गया है, वो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड। और मिक्सर्स के दो पार्ट्स हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। अब इसको हम लोग बारी बारी से डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, देखते भाई क्या होता है मैटर। ठीक है, द इंटायर यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ मैटर एंड एनर्जी। सही बात है, दुनिया में जितनी भी चीज़ बनी हुई है वो दो चीज़ से ही बनी हुई है, मैटर और एनर्जी, है ना। मैटर हैविंग मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस इज कॉल्ड द मैटर, यानी मैटर उसको बोलते हैं जिसमें कुछ मास हो और वो कुछ जगह छेके, है ना। कोई भी हो सकता है, जैसे ये हो गया, सारे मैटर्स ही हैं। ठीक है। मैटर्स क्लासिफाइड इन 2 वेज, उसको 2 तरीक़ों से क्लासिफाई किया गया है। पहला फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर और दूसरा केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या होते हैं? फिजिकल क्लासिफिकेशन के भी 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी कि सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसेस स्टेट। स्टेट माने अवस्था, माने किस सिचुएशन में है। सॉलिड स्टेट देखते हैं, हैविंग डेफिनिट शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम, है ना। माने जो सॉलिड रहेंगे उसकी जो शेप होंगे वो डिफाइंड होंगे, वो कभी नहीं बदलेगा। मोबाइल को अगर हम पॉकेट में रखें तो भी मोबाइल ही रहेगा, उतना ही स्पेस लेगा, है ना। और उसके वॉल्यूम भी डिफाइंड है ना। मतलब मोबाइल, मतलब एक एग्जाम्पल ले लिया सॉलिड मटेरियल का।
फिर आते हैं लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट के क्या होते हैं? हैविंग डिफाइंड वॉल्यूम बट नॉट डिफाइंड द शेप। यानी कि लिक्विड के क्या है ना, वॉल्यूम तो डिफाइंड होंगे बट उसके शेप्स डिफाइंड नहीं होंगे। मान ले लेते हैं दूध। दूध को हम लोग ग्लास में रख देंगे तो उसका शेप क्या हो जाएगा? ग्लास की तरह। हम लोग किसी भी अलग कंटेनर में रख लेंगे तो उसका उस कंटेनर के अनुसार से उसका शेप हो जाएगा, उसके जो वॉल्यूम रहेंगे उतना ही होगा। ऐसा नहीं कि भाई कटोरा में रखें तो 4 लीटर हो गया, ग्लास में 2 लीटर हो जाएगा। क्लियर? यानी कि वॉल्यूम एकदम कांस्टेंट रहेगा, मतलब नो चेंज। गैसेस स्टेट क्या होते हैं? हैविंग नाइदर वॉल्यूम नॉर ए डेफिनिट शेप। ना ही इसका वॉल्यूम डिफाइंड होता है, मतलब कांस्टेंट होता है, ना ही इसके शेप्स डिफाइंड होते हैं। उसको किसी भी कंटेनर में रख दो, उसी का शेप ले लेगा। जैसे एयर्स हो गए, हाइड्रोजन हो गए, CO2 हो गए, है ना। फिर आता है केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, है ना। केमिकल क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन देयर कॉन्स्टिट्यूंट कंपोजिशंस, है ना। मतलब केमिकल जो क्लासिफिकेशन है वो किस पे बेस्ड है? उसके कॉन्स्टिट्यूंट्स कंपोजिशन, माने किससे किससे बना हुआ है, उसको भी 2 पार्ट में बांटे गए हैं, प्योर सब्सटेंस और मिक्सर, है ना। मिक्सर्स मतलब मिला हुआ। प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, वाटर, ग्लूकोज एक्सेट्रा। यानी कि जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं ना, वो सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल होते हैं, मतलब उसमें एक ही चीज़ रहेगा, है ना। अगर वाटर है तो सिर्फ वाटर, सिल्वर है तो सिर्फ सिल्वर, गोल्ड है तो सिर्फ गोल्ड, है ना। देखो, वाटर कंटेन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बट इट फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन इन डेफिनिट रेशियो ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। मतलब कि जैसे वाटर हम लोग ले लेते हैं, वाटर एक प्योर सब्सटेंस है, तो वाटर भी क्या होता है? 2 चीज़ों से बना हुआ होता है, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। बट एक कंडीशन ये है कि हाइड्रोजन भी एकदम डेफिनिट प्रोपोर्शन में मिला हुआ है, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। ऐसा नहीं है कि आज हम H2O लिए तो आज का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंपोजिशंस कुछ अलग है, कल कुछ अलग होगा, ऐसा कुछ नहीं है। एकदम पानी जो है, वाटर, वो हमेशा डेफिनेट ही रेशियो में मिलकर बना होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से। फिर और कुछ है इसकी बातें। इट इज़ नॉट सेपरेटेड बाई फिजिकल मैथड, मतलब उसको फिजिकल मैथड से हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते। तो फिजिकल मैथड में कुछ कुछ रूल होते हैं, मैंने कुछ मेथड होते हैं, जैसे फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, डिस्टिलेशंस, है ना, सब्लिमेशन एक्सेट्रा। ये सब उसके क्या है? फिजिकल मेथड है। मतलब किसी भी प्योर सब्सटेंसेस को या किसी को भी अलग करने का प्रोसेस, तो ये फिजिकल मेथड से अलग नहीं किया जा सकता है। ओनली बी सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड एंड इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड। मतलब इसको सेपरेट किया जा सकता है तो किसकी मदद से? केमिकल मेथड से एंड इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से। फिर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं यहाँ पे प्योर सब्सटेंस कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। अब देखो भाई, प्योर सब्सटेंस को भी 2 पार्ट में बांटा गया है, तो किस में? एलिमेंट्स में और कंपाउंड में, ठीक है। तो देख लेते हैं भाई क्या है। एलिमेंट में क्या है भाई? एन एलिमेंट्स इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी एलिमेंट क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म है ऑफ प्योर सब्सटेंसेस के, यानी जो प्योर सब्सटेंस है तो उसके सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म, माने सबसे सिंपल। एग्जाम्पल, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयरन, लेड, गोल्ड एक्सेट्रा, है ना। फिर है एलिमेंट आर फर्दर क्लासिफाइड इन मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। अब देखो, एलिमेंट को भी 3 भाग में तोड़ दिया गया है। किसमें? ध्यान से समझना। एलिमेंट जो है सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है प्योर सब्सटेंसेस के। किसके? वो तो प्योर है ही, बट सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। उसको भी 3 हिस्सों में बांटा गया है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, ठीक है। तो देखते हैं भाई, मेटल क्या होता है, मेटलॉइड क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है। तो मेटल, these elements are generally solid and possesses characteristics bright luster, hardness and ability of conduct electricity। यानी कि जो भी सॉलिड होंगे
मतलब मेटल, तो उसके क्या क्या यूज़, मतलब क्या क्या फीचर्स हैं, उसमें ब्राइटनेस होगी, मतलब लस्चरस, लस्चर मतलब थोड़ी ब्राइटनेस, है ना। हार्डनेस यानी हार्ड होगा, और एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, यानी कि उससे इलेक्ट्रिसिटी क्रॉस कर जाएगी और हीट भी क्रॉस हो जाएगा। दे आर मैलिएबल एंड डक्टाइल, और ये मैलिएबल भी होता है और डक्टिलिटी की नेचर भी रखती है। मैलिएबली का मतलब ये होता है कि अगर हम लोग उसको पीटेंगे यानी हैमरिंग करेंगे तो वो क्या ना पत्तड़ बन जाएगा, पत्तड़ मतलब सीड्स बन जाएंगे पतले पतले, है ना। और डक्टिलिटी मतलब होता है उसे खींच कर तार बनाया जा सकता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं डक्टिलिटी इन नेचर। एग्जाम्पल क्या होंगे, गोल्ड, आयरन, कॉपर एक्सेट्रा। अब देखो डक्टिलिटी सबसे ज़्यादा हाईली नेचरेबल कौन होता है, गोल्ड। गोल्ड को हम लोग पता है बहुत लंबा खींचकर धागा बनाया जा सकता है, सबसे ज़्यादा उसकी डक्टिलिटी नेचर होती है। और लगभग 80% ऑफ नोन एलिमेंट्स आर मेटल, मतलब हम लोग जितने भी एलिमेंट को जानते हैं उसमें से 80% क्या है, मेटल है। अब आते हैं नॉन मेटल्स। दिस एलिमेंट्स आर जनरली नॉन लस्टरस, ब्रिटल एंड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड करंट, यानी इसमें चमक नहीं होती, वो टूट जाता है। पुअर कंडक्टर होता है किसका, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, यानी कि हीट का होता है और करंट का, मतलब इससे करंट क्रॉस नहीं होते और ना ही ये हीट को क्रॉस कर पाता है। भी एग्जाम्पल लकड़ी ले लेते हैं। लकड़ी क्या है, नॉन मेटल है, तो हम लोग लकड़ी में अगर हम वायर की जगह लकड़ी डालेंगे तो हमारा करंट पास नहीं होगा। और दूसरी बात, भाई हीट को भी कंडक्ट नहीं करता है। मान ली एक तरफ हमने लकड़ी पकड़ लिया, दूसरी तरफ उसको आग में डाल दिया, तो उधर आग लग गया, तो हमारी दूसरी साइड जिधर से हम लकड़ी पकड़े हैं, है ना, इधर साइड, वो गर्म नहीं होगा, यानी यहाँ से यहाँ कंडक्ट नहीं हुआ। फिर आता है भाई मेटलॉइड। द एलिमेंट्स विच हैव कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन टू बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी कि मेटलॉइड में क्या होता है, ये ना बीच बीचुआ के कैरेक्टर रखता है, ना ढंग से मेटल होता है और ना ही ढंग से नॉन मेटल्स होता है, और हुआ तो आधा मेटल होता है आधा नॉन मेटल्स होता है। एग्जाम्पल के तौर पे सिलिकन, आर्सेनिक, बिस्मथ, ये सब, ठीक है। देखो फिर आता है कंपाउंड। क्या आता है, कंपाउंड। A pure substance containing two or more than two elements combined together in a definite proportion by mass and which can be decomposed into its constituent elements by suitable chemical method। यानी कंपाउंड क्या होते हैं, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट को मिलकर बनाया जाता है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कंपाउंड। ये भी प्योर सब्सटेंस है ना, ये भी प्योर सब्सटेंस है, पहला एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट आपस में मिलकर ये बनता है, बट एक शर्त ये है कि दोनों की प्रोपोर्शनलिटी एकदम डिफाइंड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज अदर रेशियो में बन गया और कल दूसरे रेशियो में बन जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे क्या आ जाएगा, H2O, CO2 और एक्सेट्रा, बहुत सी चीज़ें। अब एक एग्जाम्पल ले ही लेते हैं भाई कि कैसे, ठीक है ना। एग्जाम्पल, वाटर ऑलवेज कंटेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। देखो वाटर में हमेशा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ही रहेगा, तीसरा आदमी कभी भी नहीं आएगा। तो ये तो पहली डेफिनेटली हो गई कि हाँ भाई हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से ही मिलके बना होगा H2O। और उसकी जो रेशियो प्रोपोर्शनलिटी होती है, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस रेशियो में मिला हुआ होता है, वो होता है 1:8। यहाँ पे देख लेते हैं कैसे। देखो यहाँ H2O, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है, हाइड्रोजन कितना है, 2 है, और यहाँ ऑक्सीजन क्या है, 16 ग्राम, है ना। इसके मॉलिक्यूलर मास ले रहे हैं, है ना। तो इसको अगर सिंपलेस्ट रेशियो में हम लोग करेंगे तो कितना होगा, 1:8 ग्राम, यानी 1:8। और ये जो 1:8 है ये ऑलवेज क्या हो गए, डेफिनेट रेशियो में होंगे। ये कभी 1:9, 2:8 एक्सेट्रा कभी नहीं होगा, ये हमेशा 1:8 के रेशियो में ही मिलके बनेंगे। कौन, H2O।
फिर है कंपाउंड इज क्लासिफाइड इन। अब देखो कंपाउंड को भी ना दो हिस्सों में बांटा गया है। किसमें भाई? इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखो ऑर्गेनिक को भी दो पार्ट में बांटा गया है सॉरी, कंपाउंड को भी दो पार्ट में बांटा गया है। किसमें? इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो देखते हैं भाई क्या होता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड, कंपाउंड विच आर ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्सेस। मतलब जो चीज़ें, जो कंपाउंड हमें नॉन लिविंग सोर्सेस से मिलती है उसको हम लोग बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना। एग्जाम्पल देख लो, कॉमन सॉल्ट, मार्बल, वॉशिंग सोडा एक्सेट्रा, है ना। और जो हमारे नॉन लिविंग जो सोर्सेस होते हैं वो क्या हो सकते हैं? रॉक्स हो सकते हैं, मिनरल्स हो सकते हैं, है ना। ये सब हमारा क्या है? नॉन लिविंग सोर्सेस। ऑर्गेनिक कंपाउंड, कंपाउंड विच आर ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग सोर्सेस सच एज प्लांट्स, एनिमल्स एक्सेट्रा। और ऑर्गेनिक किसको बोलते हैं? जो कहाँ से मिले? लिविंग सोर्सेस से मिले, माना जिंदा चीज़ से भाई। तो प्लांट्स भी जिंदा है, एनिमल जानवर भी जिंदा है ना। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? कार्बोहाइड्रेट्स, ऑयल्स, फैट्स, वैक्स, प्रोटीन्स एक्सेट्रा। ये सब किस में आते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड में आते हैं। ठीक है, मतलब कंपाउंड को हम लोग दो हिस्से में बांटे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ से मिलता है? नॉन लिविंग थिंग्स से। ऑर्गेनिक कहाँ से मिलता है? लिविंग थिंग्स से। बस। अब आते हैं मिक्सर। अभी हमने कहाँ तक पढ़ चुके हैं? यहाँ तक। प्योर सब्सटेंस पढ़े, एलिमेंट पढ़े, कंपाउंड पढ़े, इनऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़े और ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़े, है ना। मतलब केमिकल क्लासिफिकेशन के। अब आएंगे हम लोग मिक्सर्स में। कहाँ? मिक्सर्स में। देख लेते हैं। मिक्सर्स, अ मिक्सर्स कंटेन मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म। मतलब मिक्सर्स भी क्या होते हैं? वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म, वो भी एक तरह से प्योर ही फॉर्म होते हैं। मिक्सर्स माने मिक्सर्स जो बने होते हैं वो प्योर ही चीज़ों से बने हुए होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं डिटेल्स में क्या है। A mixers contain more than one kind of pure form of matter known as substance। यानी कि मिक्सर्स भी प्योर सब्सटेंस से ही मिलके बना हुआ होता है। ठीक है। The substances present in a mixers are called its components। यानी कि जो चीज़ें मिलकर मिक्सर्स को बनाया उसको हम लोग कंपोनेंट बोलते हैं। मतलब बहुत सारे कंपोनेंट को हम लोग मिला देंगे ना तो क्या बन जाएगा? हमारा मिक्सर्स बन जाएगा। ठीक है, तो भाई मिक्सर्स को भी दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। किसमें? होमोजीनियस मिक्सर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सर्स। तो होमोजीनियस मिक्सर्स किसको बोलते हैं? अ मिक्सर्स इज सेड टू बी होमोजीनियस इफ इट हैज़ अ यूनिफॉर्म कंपोजिशंस थ्रू आउट द सॉल्यूशंस। या कुछ भी मिक्सर्स क्या है? सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? दो या दो से ज़्यादा से मिलकर बना हुआ हो, है ना, उसको हम लोग सॉल्यूशन भी बोलते हैं। मिक्सर्स को सॉल्यूशंस भी बोलते हैं। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि मान लेते हैं हम लोग दो चीज़ें को हम लोग मिलाए। ठीक है, दो चीज़ों को मिलाए यानी दो कंपोनेंट को मिलाए और वो मिलने के बाद समझ में नहीं आ रहा है, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। मैंने जब हमने उसको मिलाया दो तीन चीज़ों को, तो मिलाने के बाद जब हमने देखा तो पता चले पूरे एक ही चीज़ है, मैंने एक ही जैसा है। कुछ ऐसा पता नहीं चल रहा है दो आदमी मिला था कि तीन आदमी मिला था कि चार आदमी मिला था। तो इसलिए लिखा था अ मिक्सर इज सेड टू बी होमोजीनियस। कब बोलेंगे होमोजीनियस? इफ इट हैज़ अ यूनिफॉर्म कंपोजिशंस थ्रू आउट द सॉल्यूशन। यानी कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, कहीं ज़्यादा कहीं कम नहीं। मान लेते हैं हमने दूध में पानी मिला दिया, तो वो जो पानी होगा ना वो पूरे दूध में यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि भाई आधा दूध इधर है, कोना में ज़्यादा दूध है, अब बीच में पानी पानी दिख रहा है, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा।
एग्जाम्पल में क्या आ सकते हैं, गैसोलीन्स, सी वाटर, एयर। अब जैसे एयर को ही देख लो, एयर को देखने के बाद क्या लगता है, हाँ भाई एयर है, जबकि उसमें बहुत चीज़ मिले हुए हैं, CO2 है, H2 है, क्लोरीन है, बहुत सारे गैसेस मिले हुए हैं, है ना। सी वाटर, मान ली हमने सी वाटर लेकर आया तो उसमें थोड़ी ना नमक मिला हुआ दिखता है, नहीं दिखता ना, सिर्फ उसे लगता पानी है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो नमक है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी देयर इज़ नो बाउंड्रीज बिटवीन द टू कंपोनेंट्स, टू या मोर कंपोनेंट्स, यानी जितने से बना हो उसकी बाउंड्री नहीं दिखती है, एकदम पूरे यूनिफॉर्म हो जाता है। अब आता है हेट्रोजीनियस मिक्सर्स। अ मिक्सर इज सेड टू बी हेट्रोजीनियस इफ इट्स कंपोजिशंस इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट, यानी कि अब हम जब दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट को आपस में मिलाएंगे ना तो उसका जो मिक्सिंग्स होगा वो यूनिफॉर्म नहीं होगा। यानी हाँ, आप देख सकते हैं भाई कोना में कंपोनेंट ए ज़्यादा है तो इस कोना में कंपोनेंट 2 ज़्यादा है, बीच में तो है ही नहीं, ठीक है। दिस हैव विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशंस बिटवीन द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स, यानी कि इसकी बाउंड्री समझ में आती है कि हाँ भाई ये 2 से बना है या 3 से बना हुआ है, यानी कि यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होता है, उसी को हम लोग हेट्रोजीनियस मिक्सर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि कोई लोहे का सामान था और उसमें कुछ होल्स हो गए थे, अब हम उसको आयरन फिल करेंगे, है ना, आयरन फिल करेंगे, फिल करने के बाद उसे कितना भी ग्राइंड कर लिया जाए, कितना भी बढ़िया मेंटेन कर लिया जाए, वो समझ में आ ही जाएगा कि हाँ भाई इसके ऊपर से हमने कुछ मेल्टेड आयरन इसमें पुट किए होंगे, है ना, उसकी बाउंड्रीज दिख जाती है ना। फिर आता है कॉमन सॉल्ट एंड सल्फ़र। अगर सल्फ़र और सॉल्ट को मिलाएंगे तो भी पता चल जाएगा हाँ भाई दो चीज़ों से बना हुआ था। मतलब यही हुआ सिंपल्स कि जब हम 2 या 2 से 3-4 चीज़ों को मिलाएंगे, कंपोनेंट को मिलाएंगे तो उसकी बाउंड्रीज पता चल जाती है कि हाँ भाई ये 2-3 चीज़ों से मिला हुआ है। यूनिफॉर्मली तीनों नहीं मिलते या दोनों नहीं मिलते, या फिर जितना भी एलिमेंट ले ले वो अलग अलग साफ समझ में आ जाता है, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सर। अब है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। अब प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट माने कि मैटर के क्या प्रॉपर्टी होंगे और उसके क्या मेजरमेंट होंगे। फिर एवरी सब्सटेंस हैज़ यूनिक और कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी, माने कि जितने भी सब्सटेंस है सब के कुछ ना कुछ यूनिक कैरेक्टर है, यानी यूनिक प्रॉपर्टी है ना। अब इसको हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं 2 चीज़ों में, है ना भाई। मैटर है तो उसके कुछ ना कुछ यूनिक प्रॉपर्टी है। अब भाई प्रॉपर्टी भी 2 टाइप के हैं, केमिकल प्रॉपर्टी हो सकती है और फिजिकल प्रॉपर्टी हो सकती है, यानी दोनों रहते हैं, है ना। तो फिजिकल प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं, विच कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और कंपोजिशंस ऑफ द सब्सटेंस। मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी का हम लोग मेज़र कर सकते हैं बिना उसको डिस्टर्ब किए हुए, यानी उसे हम नहीं बदल सकते, उसे सिर्फ फील कर सकते हैं, ठीक है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी बोलती है। एग्जांपल कलर, ओडोर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सब जो चीज़ें हैं ये फिजिकल प्रॉपर्टी में आती है, ठीक है। किसके, मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टी में आती है, जिसे हम लोग चेंज नहीं कर सकते। भाई गुलाब का फूल लाल होता है, एग्जाम्पल के तौर पे तो लाल ही रहेगा, हम लोग देख सकते, उसको हरा, पीला, नीला, काला नहीं कर सकते, तो इसकी हो गई फिजिकल प्रॉपर्टी। अब उसकी सुगंध है तो सुगंध भी क्या होगी, उस गुलाब के फूल का सुगंध हो गया। एग्जाम्पल, एक्चुअली गुलाब का फूल इज़ नॉट अ कंपाउंड और समथिंग, बट जस्ट एग्जाम्पल, है ना। फिजिकल प्रॉपर्टी में हम लोग उसकी प्रॉपर्टी को चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ हम लोग उसको ऑब्जर्व और फील कर सकते हैं। जैसे ओडोर यानी स्मेल, उसे हम लोग चेंज नहीं कर सकते। अब जैसे पानी का बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा 100 डिग्री तो उसे हम लोग चेंज नहीं कर सकते। ये सबसे क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टी में। तो भाई क्या होता है केमिकल प्रॉपर्टी? केमिकल प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज इन विच अ केमिकल चेंज इन द सब्सटेंस टेक प्लेस, है ना। यानी केमिकल प्रॉपर्टी में क्या है, जब हम लोग उसको किसी से रिएक्ट करा देंगे ना तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। ये डिपेंड करता है उसकी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स से
और जो अनदर जिससे हम लोग मिलाएंगे उसके कांस्टेंट पार्टिकल्स पे। मतलब ये फुल्ली जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करेगा कि वो किससे मिल रहा है, तो उसकी फिर प्रॉपर्टी अलग अलग हो जाएगी, है ना। फिर से पढ़ता हूँ, ध्यान से देखना। केमिकल प्रॉपर्टी हैज दोज प्रॉपर्टीज इन विच अ केमिकल चेंजेस इन द सब्सटेंस, यानी उसके केमिकल में चेंज हो जाएगा। बी एग्जाम्पल एसिडिटी, बेसिसिटी and combustibility and reactions with other elements and compound। मतलब हम लोग नहीं बोलते थे एसिड है या बेस है तो क्या करता था, लिटमस पेपर को रेड और ब्लू बना देता था, तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी हो गई किसकी, एसिड एंड बेस की, है ना। अब आते हैं मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। अब भाई जब फिजिकल प्रॉपर्टी को चेंज नहीं कर सकते तो कम से कम मेज़र तो कर ही सकते हैं भाई, कि गुलाब का फूल है उसमें से सुगंध आ रहा है तो कितने स्ट्रेंथ का सुगंध है, अच्छा है या ख़राब है, बढ़िया क्वालिटी का गुलाब का फूल है कि नहीं। तो देख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज़ ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन टू पार्ट। द वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटीज इज़ ऑलवेज एक्सप्रेस इन टू पार्ट, न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यूज एंड दूसरा यूनिट। For example, weight of a box is x kg. The simple numerical figure x does not convey any meaningful information so essential to include in it। अरे देखो, सबसे पहले कोई भी अगर चीज़ है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, तो उसके पहले आते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू मान ले कोई बक्सा है तो बक्सा का कुछ वजन होगा, है ना, तो वजन होगा 50 किलो, 30 किलो, 40 किलो, 10 ग्राम, 20 ग्राम, कुछ भी हो सकता है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू में सिर्फ और सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड आते हैं, जैसे कि 50, 10, 20, 25, है ना। बट व्हाट केजी, मतलब व्हाट इज द यूनिट, मतलब केजी हो सकता है कि ग्राम हो सकता है कि पाउंड हो सकता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिट। और विदाउट यूनिट किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी को डिफाइंड नहीं कर सकते, है ना। मान लें किसी भी चीज़ का वेट है 50 kg, तो 50 क्या हो गया उसका न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट हो गया उसका kg, ठीक है। तो हम लोग आते हैं अब यूनिट्स में। तो यूनिट्स क्या होता है भाई, द स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस चूजन टू मेजर्स एनी फिजिकल क्वांटिटी। द स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस चूजन टू मेजर्स एनी फिजिकल क्वांटिटी, यानी भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को चूज़ करने के लिए, उसके मेज़रमेंट को चूज़ करने के लिए, मतलब हर का एक डिफाइंड यूनिट्स होता है अलग अलग। तो क्या क्या यूनिट्स होते हैं अलग अलग चीज़ों का, तो आप देखते हैं भाई। तो कुछ ना कुछ वैल्यूज़ होते हैं, सबके यूनिट्स होते हैं, है ना। तो देखते तो कुछ ना फंडामेंटल यूनिट्स हैं, यानी कि कुछ फंडामेंटल यूनिट्स हैं, कुछ क्वांटिटी के फंडामेंटल यूनिट्स है, वो देखते हैं क्या है फंडामेंटल यूनिट्स। These are 7 स्टैंडर्ड यूनिट्स कॉल्ड द फंडामेंटल यूनिट, यानी कुछ स्टैंडर्ड यूनिट है उसी को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। These are SI यानी सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स, इसको हम लोग SI यूनिट बोलते हैं, और स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग बोल सकते हैं सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। तो क्या क्या आता है, टाइम आता है, लेंथ आता है, मास आता है, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये 7 चीज़ें स्टैंडर्ड हो गई। तो टाइम का हमारा सिंबल क्या हो जाएगा, टी, स्मॉल टी, लेंथ का L, X या R, मास का M, इलेक्ट्रिक करंट का स्मॉल I या कैपिटल I, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर या टेम्परेचर तो उसका कैपिटल T, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का N, स्मॉल n, एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी LV, है ना, IV। फिर टाइम का जो भी नाम हो सकता है सेकेंड, लेंथ को हम लोग मीटर में मानेंगे, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में, मास को किलोग्राम, टेम्परेचर को केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला। आज के कुछ सिंबल्स हैं, तो टाइम के सिंबल क्या हो जाएंगे, सेकेंड, लेंथ के M, मास के kg, इलेक्ट्रिक करंट के एम्पियर, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर के K, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल MOL।
ल्यूमिनस इंटेंसिटी CD। फिर आते हैं सम कॉमन यूज्ड क्वांटिटी। कुछ न कुछ कॉमन यूज्ड क्वांटिटी है, जैसे मास एंड वेट, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मास इज द सब्सटेंस इज अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट, यानी मास क्या सब्सटेंस, मास इज द सब्सटेंस इज अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट, यानी किसी चीज़ में जितने अमाउंट्स ऑफ मैटर प्रेजेंट होंगे उसी को हम लोग मास बोलेंगे। ठीक है, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट, इट यानी किसी भी मटेरियल या किसी भी चीज़ का, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, मास। वेट क्या होता है, वेट इज़ द फोर्स एक्सर्टेड ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय द ग्रेविटी, यानी कि किसी भी चीज़ का वेट अगर कुछ है तो ये होगा कि उसे पर कितना फोर्स लग रहा है, यानी उस चीज़ पे कितना फोर्स लग रहा है अर्थ के द्वारा, अर्थ के द्वारा, यानी भी भाई किसी भी चीज़ को अर्थ जितनी भी एक्सेलरेशन से अपनी तरफ खींचेगा वो उसका वेट हो जाएगा, है ना। तो वेट का जो भी डेफिनेशन है वो क्या है, W = mg, यानी मास इंटू ग्रेविटी, मैंने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g। W is the weight, m is the mass and g is the acceleration due to gravity, तो W = mg। अब आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट्स, यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी वॉल्यूम किसको बोलते हैं कि कोई भी चीज़ कितना अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाई करता है। अगर कोई भी चीज़ जितना स्पेस ऑक्युपाई करेगा वो उसका वॉल्यूम हो जाएगा, है ना। और उसकी यूनिट क्या होती है, क्यूबिक यूनिट, क्यूबिक यानी पावर में क्यूब लग जाता है। द यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज़ कॉमनली यूज्ड एज लीटर, और हम लोग वॉल्यूम को कॉमनली कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे क्या नाम देते हैं, लीटर में मापते हैं, है ना, कितना लीटर। तो 1 लीटर इक्वल टू होता है 1 डेसीमीटर क्यूब, या तो 1000 ml या तो 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, कितना क्यूबिक सेंटीमीटर, नहीं तो सेंटीमीटर क्यूब, है ना। अब है डेंसिटी, डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, केजी पर मीटर क्यूब, या तो केजी मीटर के पावर में माइनस क्यूब, इनवर्स बोलते हैं उसको। अब आते हैं भाई टेम्परेचर। मेजर द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो भाई टेम्परेचर क्या होता है किसी भी चीज़ का टेम्परेचर क्या होता है, तो हम बोलेंगे डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, यानी वो कितना गर्म है या कितना ठंडा है वो उसके टेम्परेचर को शो करता है। ठीक है, तो मेजर द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इट हैज़ 3 कॉमन स्केल। इसको मापने के लिए 3 स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस इज F = 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, एंड रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड केल्विन इज इक्वल टू K = सेल्सियस प्लस 273.15। हम लोग उसको राउंड वैल्यू में 273 से भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि अगर हम लोग सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो गिवन सेल्सियस को 273.15 या 273 से ऐड कर देंगे। अब देखो कुछ कुछ कन्वर्जन्स है जो बहुत यूज़ आते हैं हमारे न्यूमेरिकल्स बनाने में। सम इम्पॉर्टेंट यूनिट कन्वर्जन, तो देखो ये बहुत बेसिक्स है तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले तो 7 इसके यूनिट्स है वो याद करने होंगे लाइन से, जो आता है मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो। ठीक है, ये सीक्वेंस में याद करना होगा, यानी लाइन से, एक भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि इसका कन्वर्जन कैसे करते हैं, रूल्स है। व्हेन वी कन्वर्ट द यूनिट अप टू डाउन, मतलब ऊपर से नीचे हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं जो गिवन वैल्यू है, कितने से, 10⁻n से, कितने से, 10⁻n से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो n क्या है यहाँ पे, स्टेप्स है। मान ली हम यहाँ से यहाँ आ रहे हैं,
तो कितने स्टेप हो गए, 1 2 3 4, 4 स्टेप। तो डिवाइड कितने करेंगे, 10⁴ से। क्लियर। और अगर हम लोग नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं 10⁻n से। देख लेते हैं एग्जाम्पल से पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या है, कैसे कन्वर्ट करते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल, कन्वर्ट 20 सेंटीमीटर टू मीटर एंड 30 मीटर टू डेसीमीटर। इसमें 2 क्वेश्चन है। पहला बोल रहा है 20 सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है, एंड दूसरा जो है 30 मीटर को डेसीमीटर में करना है। तो मान लेते हैं हमको कन्वर्जन पहला क्या है, 20 सेंटीमीटर से मीटर में करना है। कहाँ से कहाँ करना है, सेंटीमीटर टू मीटर। तो यहाँ पे हम लोग पहले सेंटीमीटर देख लेंगे। तो कहाँ पे है, दूसरे नंबर पे है, और मीटर क्या है यहाँ पे, चौथे नंबर पे। हमको कन्वर्जन क्या करना है, अप टू डाउन। ठीक है, तो अप टू डाउन में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 10⁻n से। तो यहाँ देख लेते हैं भाई, यहाँ क्या था 20 था, और डिवाइड करेंगे 10⁻n से। तो यहाँ n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहाँ हो जाएगी 2, क्योंकि 2 स्टेप हम लोग नीचे आए। इसका मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी 20 × 10⁻⁻2। ठीक है। चलो, और एक चीज़ और है, 20 × 10⁻2 को हम लोग साइंटिफिक फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 2.0 × 10⁻⁻1। देखो एक चीज़ मैं सिखाता हूँ कि पॉइंट हम लोग कैसे शिफ्ट करते हैं। मान लेते हैं मुझे दिया गया है 20.5 और मुझे इसे लिखना है 2.05, यानी हम इसे लेफ़्ट की ओर लेकर जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम इसे लेफ़्ट की तरफ लेकर जाएंगे तो हम लोग 10⁻, जितने लेफ़्ट साइड शिफ्ट करेंगे उतना का पावर दे देंगे। अगर एग्जाम्पल मिले 2.05 को मुझे अगर लिखना होता 20.5, तो हमने क्या किया, इस पॉइंट को राइट की तरफ शिफ्ट किए। अगर राइट की तरफ शिफ्ट करेंगे तो हमें डिवाइड करना होता है कितना, 10⁻n से। n क्या है, शिफ्टिंग ऑफ पॉइंट्स। तो इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं 10 से। तो क्या हो जाता है 20.5 × 10⁻⁻1। क्लियर। और एक होता है साइंटिफिक नोटेशन। तो देखो साइंटिफिक नोटेशन में क्या करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन बोलता है कि किसी भी चीज़ को लिखो अगर डिजिट को, तो पॉइंट को सिर्फ और सिर्फ 1 नॉन डिजिट या तो 0 के बाद लिखो, मतलब एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाना। जैसे कि 245.9 है, तो इसको साइंटिफिक रूल से 2.459 लिख सकते हैं। तो अगर हमने 2 पॉइंट में लिखा तो कुछ ना कुछ तो चेंजेस होगा वैल्यू में। तो देखो हमने पॉइंट को 2 स्टेप हमने लेफ़्ट साइड शिफ्ट किए। तो मैंने बोला अगर राइट टू लेफ़्ट अगर पॉइंट को शिफ्ट करते हैं तो 10⁻, उसके जितने स्टेप्स हमने लेफ़्ट साइड शिफ्ट किए वो लिख देते हैं। तो हमने 2 स्टेप किए थे, तो ये हमारा वैल्यू आ गया। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो, 30 सेंटीमीटर से हमें डेसीमीटर में करना है। किस में करना है, डेसीमीटर में। तो देख लेते हैं भाई, सेंटीमीटर कहाँ है, सेंटीमीटर ये रहा। करना किस में है, डेसीमीटर में, यानी 1 ही स्टेप नीचे करना है। क्या करना है, 1 स्टेप नीचे करना है। नीचे करना है तो क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे 10⁻n, जहाँ n क्या है, स्टेप्स है। तो ये क्या हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 10⁻n, यानी 30/1, यानी हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा, 10⁻, नीचे है ना, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ शायद हमने गलत लिखा है, यहाँ कन्वर्ट करना था मीटर टू डेसीमीटर, मीटर टू, सॉरी हमने गलत क्वेश्चन ही पढ़ लिया है, सेंटीमीटर टू डेसी है ना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बस समझना है। वैल्यू कुछ भी रहे, न्यूमेरिकल कुछ भी रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। डिजिट तो चेंज होते रह सकते हैं, बट मेन प्रोसेस क्या होता है वो देखते हैं। तो ठीक है ना, यहाँ पे क्या कन्वर्ट करना था, 30 मीटर टू डेसीमीटर है ना। तो यहाँ पे क्या है, मीटर टू डेसीमीटर है ना। तो ये पहले सही बना हुआ था। तो देखो 30 मीटर टे डेसी, यानी कि नीचे से हम लोग जा रहे हैं ऊपर, नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो हम लोग डिवाइड नहीं करेंगे 10⁻n को, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि रूल में ही लिखा हुआ है। तो क्या हो जाएगा इसका, 30 × 10⁻, स्टेप्स, तो 30 × 10⁻1, तो क्या हो जाएगा
300 क्या आ जाएगा 300। देखो मैं बना देता हूँ कैसे इसको बनाते हैं। 30 मीटर तो हम लोग क्या लिखेंगे 30 इंटू 10 टू द पावर 1। 1 इज़ द स्टेप्स, हेयर 1 इज़ द स्टेप, है ना। एक स्टेप हम लोग ऊपर गए तो नीचे से ऊपर जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो कितना हो जाएगा 300 क्या डेसी मीटर। ओके चलिए अब कुछ इम्पॉर्टेंट यूनिट्स कन्वर्जन है जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है ना। ध्यान से देखना और इसे लर्न करना है। इसे क्या करना है, ये बहुत काम की चीज़ है जो फिजिक्स में भी बहुत ज़्यादा यूज़ में आएगा। तो देखते हैं 1 माइल इज इक्वल टू होता है 1760 यार्ड। 1 यार्ड इज इक्वल टू होता है 3 फीट। 1 फीट इज इक्वल टू होता है 12 इंच। 1 इंच इज इक्वल टू होता है 2.54 सेंटीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। 1 माइल इज इक्वल टू 1.609 किलोमीटर। 1 माइल इज इक्वल टू 5280 फीट भी होता है। ये यूनिट सारे थे लेंथ के यूनिट थे। क्या थे, लेंथ के यूनिट थे। अब मास के यूनिट्स देख लेते हैं। 1 LB इज इक्वल टू होता है 1000 मिलीग्राम। 1 ओज इज इक्वल टू होता है 28.35 ग्राम। 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg। 1 ग्राम इज इक्वल टू 15.4 grains एंड 1 कैरेट इज इक्वल टू 3.168 ग्राम्स, है ना। अब यूनिट ऑफ वॉल्यूम, अब वॉल्यूम की भी यूनिट देख लेते हैं। 1 क्वार्ट इज इक्वल टू 0.9464 लीटर। 1 क्वार्ट इज इक्वल टू 0.9464 लीटर एंड 1 लीटर इज इक्वल टू 1.056 क्वार्ट्स। कितना 1.056 क्वार्ट्स, ठीक है। इसे प्लीज़ याद कर लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आता है। कहाँ काम आएगा वो नहीं मालूम बट पक्का काम आता है हमारे कंपटीशन के क्वेश्चन सॉल्व करने में या कहीं के भी क्वेश्चन। अब देखिए कुछ ना लॉ ऑफ कुछ इम्पॉर्टेंट है। जब हम लोग मतलब केमिकल रिएक्शंस करते हैं ना तो कुछ रूल्स आते हैं केमिकल कंपोजिशंस के या तो केमिकल कॉम्बिनेशन के। जैसे कि 2-4 केमिकल्स को हम लोग जब मिलाते हैं, सब्सटेंस को मिलाते हैं तो उसको केमिकल चेंजेस आते हैं। तो केमिकल चेंजेस आते हैं तो उसमें कुछ कुछ लॉ है। तो क्या क्या लॉ है, कुछ ना कुछ तो लॉ होगा। लॉ मतलब कि जो चीज़ें ऑब्ज़र्व की गई और वो बार बार वो ऑब्जर्वेशन रिपीट होता है अलग अलग रिएक्शन के साथ, तो कुछ लॉ बना दी गई है। तो उसमें लॉ में क्या क्या लॉ आता है वो देखते हैं। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस जनरलाइजेशंस इज हैपनिंग, यानी कि जब हम लोग केमिकल रिएक्शंस करते हैं तो कुछ ना कुछ जनरलाइजेशन होता है। जनरलाइजेशन मतलब कुछ कुछ ऑब्जर्वेशंस होता है। वो क्या क्या ऑब्जर्वेशन होता है देख लेते हैं। तो जब ऑब्जर्वेशन हुए तो उसके 5 रूल बनाए गए। क्या क्या रूल है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशंस और डेफिनिट प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स, जिसको हम लोग गे-ल्यूसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम भी बोलते हैं। पहला देख लेते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो कहते हैं ड्यूरिंग एनी फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। मतलब कहने का मतलब ये बोल सकते हैं कि अगर हम लोग 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस को आपस में मिलाते हैं तो कुछ नया प्रोडक्ट बनता है। तो प्रोडक्ट बनने के बाद ये होता है कि जितना हमने कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स मिलाया था उतना ही अमाउंट का प्रोडक्ट बना, है ना। मान लेते हैं हमने A प्लस B मिलकर C बनाए और A हम मिला लेते हैं 1 ग्राम और दूसरा मिला लेते हैं 2 ग्राम, तो ये जो प्रोडक्ट होगा ना वो 3 ग्राम ही बनेंगे। कितने बनेंगे, 3 ग्राम बनेंगे। यानी इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब कहने का मतलब कि नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय ऑफ मासेस ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, ठीक है। ठीक है, अब देखते कुछ इंपॉर्टेंट है। देखो एक चीज़ और बातें आती है,
कि कभी कदार क्या होता है ना कई रिएक्शन में कि जितना हम लोग इनपुट डालते हैं उतना आउटपुट नहीं मिल पाता है। ये होता क्यों है कि कुछ कुछ रिएक्शंस है, जैसे कि न्यूक्लियर रिएक्शंस में क्या होता है कि मासेस जो है वो चेंज हो जाते हैं एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, तो इसे प्रूव किया था एल्बर्ट आइंस्टीन ने। ठीक है, E = mc²। उसमें क्या होता है, जो मास होता है ना वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखो, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज़ नॉट स्ट्रिक्टली वैलिड फॉर द न्यूक्लियर रिएक्शंस, है ना। न्यूक्लियर रिएक्शंस में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड नहीं होता है, क्योंकि होता क्या है, कुछ मास जो है कन्वर्ट होकर एनर्जी का फॉर्म ले लेता है, इसलिए जो हमारी आउटपुट के जो मास होंगे थोड़े से कम हो जाएंगे, क्योंकि बचा हुआ जो मास था वो किस में कन्वर्ट हो गया, हमारे एनर्जी में। ठीक है, उसको हम लोग E = mc² बोल सकते हैं, जिसको हम लोग रिलेटिविटी थ्योरी भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने बताया था अभी कि जितना रिएक्टेंट का मास होगा उतना ही हमारा प्रोडक्ट का मास होगा। एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लें हम लोग वाटर का कंपोजिशंस देखते हैं, तो यहाँ पे H2 अब प्लस O2 मिलकर बन जाएगा H2। इसे बैलेंस कर देते हैं, है ना। तो इधर शायद दो हाइड्रोजन बहुत अच्छी बात है, यहाँ 2 हाइड्रोजन, बट यहाँ 1 हाइड्रोजन, यहाँ आगे 2 लगा देंगे तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो गया। अब इधर साइड देख रहा है भाई, यहाँ तो अब 4 हो गया है हाइड्रोजन, तो यहाँ फिर बाद में 2 लगा देंगे। ये हो गया हमारा बैलेंस। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने लग गए, 4 ग्राम, और ऑक्सीजन के कितने लग गए, 32 ग्राम, यानी कि एक ऑक्सीजन का वजन 16 और फिर दूसरे का भी 16, यानी कितना हो जाएगा 32, है ना। कितने हो जाएंगे 32 ग्राम, और यहाँ पे 2 और यहाँ पे हो जाएंगे 2 अब प्लस 16, H2 का 2 और 12, क्योंकि ऑक्सीजन के कितने होते हैं 2, हाइड्रोजन के हो जाएंगे 2 और ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे 16, है ना। 8 इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन एंड मास इज़ द 16, है ना। तो क्या हो जाएगा 2 × 18 = 36। इधर आउटपुट कितना लिख गया 36 ग्राम, और यहाँ पे भी मिल गया 36 ग्राम, यानी इनपुट = आउटपुट, यानी इनपुट = आउटपुट। क्लियर। तो यही बोलता है कि जितना हम लोग रिएक्टेंट का मास मिलाएंगे प्रोडक्ट हमारा उतना ही मास का बनेगा। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगला है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशंस और डेफिनेट प्रोपोर्शन। वो हमने अपने पहले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, ये भी पहले वाले वीडियो में है। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ये मैं अभी बताऊंगा। लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स मीन्स गेली-सॉक्स लॉ, ये हमने प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने बना दिया जो लेक्चर 1 था। तो यहाँ हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। देख लेते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन होता क्या है। ध्यान से समझना, बहुत आसान है, फिर मैं डिटेल्स में समझाता हूँ। इसको हम लोग लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शंस भी बोलते हैं, लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। तो लॉ क्या बोलती है, व्हेन 2 डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली, जब 2 अलग अलग एलिमेंट, मान लीजिए एक एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, ये कंबाइन करेगा किसी तीसरे एलिमेंट के साथ सेपरेटली, अलग अलग, यानी ये इसके साथ और ये इसके साथ। ठीक है, तो क्या होगा, द रेशियो ऑफ द masses in which they do so are either the same or simple multiples of the masses। यानी कहने का मतलब सुनो, ये अलग अलग 2 एलिमेंट थे, ये किसी तीसरे एलिमेंट से रिएक्ट कर गया, तो ये जब इससे रिएक्ट किया और ये जब इससे रिएक्ट किया तो इन दोनों ने कंपाउंड बनाया, कुछ XY, ये बनाए होंगे KL, कुछ बनाए होंगे। तो इन दोनों के जो रेशियो होंगे और इन दोनों के रेशियो होंगे, तो इसमें से जो
इन दोनों के एलिमेंट का, जो एलिमेंट यूज़ हुए हैं उसकी रेशियो इन दोनों के एलिमेंट के रेशियो के बराबर होगा। मैं एग्जांपल में समझाता हूँ। देखिए, मान लेते हैं यहाँ कार्बन है, यहाँ ऑक्सीजन है, ठीक है। कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन से कंबाइन किया। ये दोनों अलग अलग एलिमेंट थे और दोनों एलिमेंट ने किसी एक एलिमेंट के साथ रिएक्ट किया, सेम टाइप के एलिमेंट से। तो ये जो बनता है ये बन जाएगा हमारा CH4 और ये बन जाएगा हमारा H2O, है ना। तो देखिए कार्बन कितना इस्तेमाल हो रहा है, 12 ग्राम और हाइड्रोजन 4 ग्राम। इसका रेशियो अगर देखा जाए तो 3:1 का है। इधर साइड हाइड्रोजन कितना है, 2 ग्राम और ऑक्सीजन 16 ग्राम, यानी इसके रेशियो हो गया 1:8 ग्राम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 1 कॉमन हो गए, ठीक है। अब इतना ही देखते हैं। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखते हैं क्या बनता है। जब कार्बन ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करेंगे तो बनेंगे CO2। तो कार्बन के 12 ग्राम प्लस ऑक्सीजन के 32 ग्राम। इसे सिंप्लीफाइड रेशियो में लिखेंगे तो 3:8 का हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कार्बन कितना मिला था, 3, और यहाँ पे ऑक्सीजन 8। तो यहाँ पे भी देखिए कार्बन कितना मिल गया, 3, और यहाँ ऑक्सीजन कितना बन गया, 8। तो 3:8 रेशियो। क्लियर। इसी को बोलते हैं हम लोग लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस और लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। आप देखते हैं एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस। एटॉमिक मासेस ऑल्सो नोन एज रिलेटिव मास। जो एटॉमिक मास है वो क्या होता है, रिलेटिव मास होता है। क्या होता है, रिलेटिव मास होता है। मतलब एटॉमिक मास हमने किसी चीज़ का बता दिया, मान ली इसका एटॉमिक मास कुछ है, तो भाई कैसे पता कर दिए, कहीं से वेट किए होंगे तभी तो पता किए होंगे। तो ये एक्चुअली एक्चुअल मास नहीं, इट्स है रिलेटिव मास। मतलब इसे किसी से रिलेट करके बताया गया है कि इसका इतना ग्राम का इसका वजन है, ठीक है। तो इसकी कहानी ऐसी थी, इन 1961 द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट, है ना, सेलेक्टेड अ न्यू यूनिट फॉर एक्सप्रेसिंग द एटॉमिक मासेस। यानी 1961 में एक नया यूनिट बनाया गया है किसी का भी एटॉमिक मास को मापने के लिए। दे सेलेक्ट द आइसोटोप्स ऑफ कार्बन 12। उसने कार्बन 12 जो कि आइसोटोप्स है कार्बन के, उसको सेलेक्ट किया गया। एक्चुअली कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14, है ना। तो उसमें से कार्बन 12 आइसोटोप्स को उसने सेलेक्ट किया। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, ठीक है, और इजीली भी अवेलेबल है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं 12 एंड C, है ना। लेफ्ट साइड माथे पे क्या लिखते हैं, 12, और C इसको बोलते हैं हम लोग कार्बन 12, है ना। विच मास इज 12 एज द स्टैंडर्ड। मतलब कि कार्बन 12 का मास कितना हो जाएगा, 12, है ना, एज द स्टैंडर्ड। मतलब कि कार्बन 12 का हमारा मास कितना मान लिए, 12, ठीक है, ठीक है। फॉर कंपेयरिंग द एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। मतलब कि ये बोला कि किसी भी चीज़ों का हम लोग जो मतलब अमाउंट ऑफ मास जो मेज़र करते हैं वो किसी से रिलेट करके करते हैं। तो हम लोग रिलेट करने के लिए कार्बन 12 को एक स्टैंडर्ड यूनिट माना गया कि उसकी जो वजन होगी उसको हम लोग स्टैंडर्ड मान लेते हैं, और उस स्टैंडर्ड माप से ही हम दूसरे एलिमेंट का वेट का यानी मास का पता लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारा कार्बन 12 को स्टैंडर्ड यूनिट मान के उसका हमको वेट या मास निकाले, ठीक है। तो देखो हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम लोग मापेंगे, ठीक है। ध्यान से समझना, मैं पूरा समझा के देता हूँ, है तो बहुत आसान, बट इसमें बहुत सारा डिफ़िकल्टीज होती है, लोगों को समझता ही नहीं कि 1 mu होता क्या है। बट देखो, द एटॉमिक मास इज अ नंबर। एटॉमिक मास इज अ नंबर विच एक्सप्रेस यानी कि किसी भी चीज़ का एटॉमिक नंबर को हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं। देखो, हाउ मेनी टाइम्स एन एटम ऑफ द एलिमेंट इज हेवियर दैन द 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन एटम। यानी ये कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी चीज़ का, यानी किसी भी चीज़ जिसका हम लोग मेज़र कर रहे हैं मतलब मास हम लोग मेज़र कर रहे हैं,
वो कितना होगा, तो वो क्या होगा, वो हेवियर होगा, है ना, जिसका हम लोग मेज़र कर रहे हैं वो हेवियर होगा। कितना से, 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन एटम, यानी 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन 12। यानी कहने का मतलब कि कार्बन 12 के एक मॉलिक्यूल मास के 12वें हिस्से के बराबर होगा। देखो, यानी कि ये हो गया एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ एन एटम डिवाइडेड बाई 1/12 मास ऑफ ए कार्बन एटम, यानी कि C12। दिस स्केल of relative masses of atom is called the atomic mass unit। स्केल का नाम क्या होता है, इस स्केल को AMU शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं और स्मॉल फॉर्म में U से भी डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय U, नोन एज यूनिफाइड मास। यानी कि 1 AMU इक्वल टू the quantity of mass equal to 1/12 of the mass of an atom of carbon 12। देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि उसने क्या बोला। चलो देखो मैं समझाता हूं। देखो कार्बन 12 का जो एटॉमिक मास होगा वो हो जाएगा 12 ग्राम, एंड 12 ग्राम इज इक्वल टू होता है 1 मोल, और 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे, या तो एटम्स होंगे या तो आयन्स होंगे। ठीक है, तो इस कार्बन 12 के एक मॉलिक्यूल्स का मास निकाल लेंगे। तो एक मॉलिक्यूल्स का मास कितना हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23। ये जो अमाउंट आ गया, ये कितने आ गए, देखो कार्बन के एक एटम का मास आ गया, एटम का मास आ गया। और एमयू क्या बोलते हैं, कार्बन के एक एटम के 12वें हिस्से का मास, यानी इतना डिवाइडेड बाई 12। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू 1 AMU का आ जाएगा, जो कि यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हूँ। ये देखो, देखो 12 ग्राम इज इक्वल टू 12 ग्राम कार्बन इज इक्वल टू 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 एटम। सो 1 एटम मास इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई इतना, यानी कि 12 डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू आएगी 1.99 इंटू 10⁻23, और 1/12 मास ऑफ द कार्बन एटम मीन्स कि उसका 12वां हिस्सा है, यानी 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम्स का 12वां हिस्सा, यानी होल डिवाइडेड बाई 12, तो वैल्यू आ जाएगी 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। मतलब 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। दैट इज द रिलेशन बिटवीन 1 AMU एंड ग्राम। Atomic mass of elements are measured by an instrument known as mass spectrometer। अब ये आज के ज़माने में किसी का भी मास हम लोग स्पेक्ट्रोमीटर से मेज़र कर लेते हैं। ये पहले ज़माने में नहीं था, इसलिए हम लोग इससे रिलेट करके हम लोग किसी का भी मास पता लगाते थे। ठीक है, अब आता है ग्राम एटॉमिक मास। क्या आता है, ग्राम एटॉमिक मास। The atomic mass of an element expressed in gram is called the gram atomic mass। अगर किसी का भी मास, किसी भी एलिमेंट का मास अगर हम लोग उसको ग्राम में रिप्रेजेंट कर देंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। एग्जाम्पल के तौर पे द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16 AMU, देयरफॉर ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 ग्राम। ठीक है, the mass of one atom of elements is known as actual mass of the atom। The mass of one atom of an element is known as actual mass of the atom।
किसी भी एटम का एक्चुअल मास उसका क्या होता है, उस किसी भी एलिमेंट के वन एटम का मास को ही हम लोग उसको बोलते हैं एक्चुअल मास। यानी एक एटम का जितना मास होगा वही उसका एक्चुअल मास होगा किसी भी एलिमेंट के वन एटम का। ग्राम मॉलिक्यूलर मास, द मॉलिक्यूलर मास of a substance expressed in gram is called gram molecular mass. The molecular mass of a substance expressed in gram is called the gram molecular mass, है ना। The molecular mass of oxygen is equal to 32 gram. Formula mass is the sum of the, मतलब देखते हैं पहले फार्मूला मास, है ना। फार्मूला मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम्स इन अ फार्मूला यूनिट ऑफ द कंपाउंड। यानी फार्मूला मास क्या बोलते हैं कि किसी भी कंपाउंड में जितने एलिमेंट है उसके अगर एटॉमिक मास को अगर ऐड कर दिया जाए तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, फार्मूला मास। एग्जाम्पल देख लेते हैं, NaCl सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है 23 एंड क्लोरीन का 35.5। अगर हम इसको टोटल मास करें तो आएगा 58.5 U। तो यही इसका क्या हो जाएगा, फार्मूला मास ऑफ NaCl। अब हम लोग आते हैं मोल कॉन्सेप्ट पे जो हमने पहले लेक्चर में पढ़ाया था, ठीक है। तो मोल कॉन्सेप्ट, मोल बोलता क्या है कि 1 मोल is collection of 6.022 into 10 to the power 23 particles। यानी 1 मोल का मतलब ये होता है कि अगर 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 पार्टिकल या आर्टिकल्स हैं तो यानी हम बोलेंगे 1 मोल है। अब एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 1 डजन में सिर्फ 12 केले नहीं आते हैं, अंडे भी आते हैं, कुछ चीज़ भी आएगा, मोबाइल भी आएगा। अगर हम बोल देंगे 1 डजन मोबाइल देना यानी कि 12 मोबाइल सेट मुझे देगा, यानी डजन मीन्स अ क्वांटिटी, है ना। उसी तरह 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 पार्टिकल, आर्टिकल या क्वांटिटी, ठीक है। द नंबर 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 इज कॉल्ड द एवोगाड्रो नंबर और एवोगाड्रो कांस्टेंट डिनोटेड बाई Na, ठीक है। एग्जाम्पल 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 हाइड्रोजन एटम। 1 मोल ऑफ सोडियम आयन मतलब 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 सोडियम आयन। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स। वैसे ही आ जाएगा 1 मोल ऑफ आदमी इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 आदमी। 1 मोल ऑफ एप्पल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 एप्पल्स, है ना। जस्ट लाइक टू 1 डजन इज इक्वल टू 12 क्वांटिटी। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज ऑल्सो कॉल्ड इट्स मोलार मास। यानी द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज ऑल्सो कॉल्ड इट्स मोलार मास, ठीक है। मोलर मास मतलब किसी भी क्वांटिटी का अगर मोलर मास जो भी हो उसको हम लोग 1 मोल से डिनोट कर सकते हैं। द यूनिट ऑफ मोलर मास आर ग्राम पर मोल और ग्राम मोल इनवर्स। यानी जब अगर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में कोई चीज़ आता तो उसके मात्रे पे माइनस में पावर आ जाते हैं, है ना, माइनस में पावर आ जाते हैं। मोल इन टर्म ऑफ वॉल्यूम। अब मोल को भाई वॉल्यूम में भी हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। कैसे? मोल इज ऑल्सो रिलेटेड टू द volume of the gaseous substance. Volume of 1 mole of any substance is called its molar volume. Volume of 1 mole of any substance is called its molar volume. 1 mole of an ideal gas, 1 mole of an ideal gas, that is 6.022 into 10 to the power 23 molecules, occupies 22.4 liter as at NTP, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, प्रेशर कितना होना चाहिए 1 atm होना चाहिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। NTP मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर।
ठीक है, यानी सिंपल सी बात ये है कि अगर हम लोग मोल को हम लोग वॉल्यूम में माने तो 22.4 लीटर इजिकल टू या 22.7 लीटर इजिकल टू कितना हो जाता है 1 मोल। और 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ठीक है, मोलर मास इजिकल टू मोलर वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, मतलब मास इजिकल टू क्या होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, है ना। ये तो पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग, देख चुके हैं, सिंपल है। फिर आता है एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, द केमिकल फार्मूला मे बी ऑफ 2 टाइप। केमिकल फार्मूला 2 टाइप के होते हैं, एक होता है एम्पेरिकल फार्मूला और दूसरा होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, जरा ध्यान से समझना। द फार्मूला विच गिव्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि हमारे कंपाउंड में जितने एलिमेंट्स मौजूद होंगे वो उसके सिंपलेस्ट कॉन्स्टिट्यूंट्स होने चाहिए। मतलब कि जैसे मान लेते हैं कि C6 और H6 है, तो इसमें 6 हाइड्रोजन है, 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, तो इसके सिंपलेस्ट रेशियो क्या हो जाएंगे 1:1, माने 1 कार्बन और 1 हाइड्रोजन आ जाएंगे। गलती से अगर C3H6 होता तो इसके सिंपलेस्ट फॉर्म होते CH2, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म, है ना। मतलब क्या करते हैं कि उसके जो सिंपलेस्ट जो सबसे अमाउंट होंगे उससे हम लोग पूरे में डिवाइड कर देते हैं, है ना। इंपेरिकल फार्मूला मतलब सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ द केमिकल। द एम्पेरिकल फार्मूला एग्जाम्पल देखो, एम्पेरिकल फार्मूला फॉर हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज HO। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फार्मूला होता है H2O2। यहाँ पे 2 क्वांटिटी है, यहाँ पे भी 2 क्वांटिटी। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म अगर निकालेंगे तो 1:1 होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा एम्पेरिकल फार्मूला, है ना। तो एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा 1:1 रेशियो में H और O, यानी HO इज द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। It represents that hydrogen and oxygen are present in the ratio of 1:1 in hydrogen peroxide। अब आते भाई मॉलिक्यूलर फार्मूला में कि भाई मॉलिक्यूलर फार्मूला होता क्या है। द फार्मूला विच गिव्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम। द फार्मूला विच गिव्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड, है ना। यानी 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड में, यानी कंपाउंड के 1 मॉलिक्यूल्स में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। द फार्मूला, ध्यान से समझना, द फार्मूला विच गिव्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम, है ना, ऑफ वेरियस एलिमेंट्स। वेरियस एलिमेंट यानी कंपाउंड में बहुत सारे एलिमेंट मौजूद होंगे, तो वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ द कंपाउंड, यानी कि उस कंपाउंड के 1 मोल में हमारे कितने वेरियस टाइप्स के एटम्स हमारे प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, बिकॉज ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स कंटेन 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन, यानी 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड के 1 मॉलिक्यूल्स में 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन मौजूद हैं। सिमिलरली बेंजीन C6H6 विच टेल्स दैट 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजीन, यानी 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजीन कंटेन 6 एटम्स ऑफ कार्बन एंड 6 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। अब देखो यहाँ पे है 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजीन, इससे डरने की बात नहीं है। अरे कहने का मतलब 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजीन में भी तो भाई बेंजीन ही रहेगा ना। या तो 50 किलो बेंजीन ले लो या तो एक इतना सा बेंजीन ले लो, उसमें तो 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन होंगे ही। बट इसे अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजीन हम लोग बोलते हैं, ठीक है। राइट द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। यहाँ पे देखो एम्पेरिकल फार्मूला हम लोग
कैसे बनाएंगे यहाँ पे एग्जाम्पल है। राइट द एम्पेरिकल फार्मूला C6H6 यानी यहाँ के 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। सिंपली क्या करेंगे, जो सबसे कम अमाउंट में मौजूद होगा उससे हम लोग पूरे में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे कम अमाउंट में क्या है, 6 और 6 यानी 6 है, यानी होगा 6। तो सबको 6 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा CH। अब यहाँ है C6H12, यहाँ कम से कम अमाउंट क्या है, कार्बन 6 हाइड्रोजन 12, तो सबसे कम क्या है 6, तो 6 से पूरे में डिवाइड कर दें तो क्या बन जाएगा, देखो मतलब 6 और 12 है, पूरे में डिवाइड कर देंगे तो 1 और 2 का रेशियो बन जाएगा, है ना। कितना बन जाएगा, 1 और 2 का रेशियो बन जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा CH2, क्या हो जाएगा CH2। N2O4 को सिंप्लीफाई करेंगे तो NO2 हो जाएगा। H3PO4 का करेंगे तो H3PO4 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन 3 है सिंपलेस्ट, ऑक्सीजन 4 है, फास्फोरस 1 है। तो सबसे कम वाले से डिवाइड करते, जब सबसे कम वाले में हम लोग डिवाइड करेंगे रिस्पेक्टिवली तो क्या हो जाएगा 3 और 1 4 ही रह जाएगा, यानी इसका एम्पेरिकल फार्मूला केमिकल फार्मूला के बराबर ही रहेगा। क्लियर। अब आता है रिलेशन बिटवीन एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू होता है n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला, n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला, वेयर n इज द सिंपल होल नंबर एंड मे हैव वैल्यू 1 2 3, यानी n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास। अब हम लोग डिटरमाइन कैसे करते हैं, अगर न्यूमेरिकल आ गया मेरे को कि एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड किया जाए तो कैसे करेंगे, तो देखते हैं। Determinations of empirical formula of a compound. Determine from the percentage compositions of different elements and atomic mass of the element. तो मतलब कि कैसे डिटरमाइन करेंगे एम्पेरिकल फार्मूला, उसके स्टेप्स। डिवाइड द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट बाय इट्स एटॉमिक नंबर, यानी इसमें क्या होंगे, कुछ कुछ परसेंटेज दिए होंगे। जैसे अगर हमको केमिकल फार्मूला पूछेगा या तो एम्पेरिकल फार्मूला पूछेगा, तो एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ द केमिकल फार्मूला। तो हम लोग ये देखेंगे कि जो परसेंटेज दिया होगा हमारा एलिमेंट का, उस परसेंटेज को उस एलिमेंट के एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे। ठीक है, जैसे divide the percentage of each element by its atomic mass gives the moles of atoms of various elements in the molecules of the compound। यानी सिंपल फॉर्म में हम लोग सारे एलिमेंट्स का मोल निकाल लेंगे। तो मोल कैसे निकालेंगे, गिवन परसेंटेज अ होल डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, यानी मोल ऑफ एटम्स इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट डिवाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। ये जितने एलिमेंट उसमें प्रेजेंट होंगे उसको बारी बारी से सबको डिवाइड करते जाएंगे। फिर है डिवाइड द रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड इन द above steps by the simplest value among them to get the simplest ratio of various element. Make them sum in simple ratio by multiplying suitable integers to becomes whole number. Write the symbols of the various elements side by side and insert the numerical value at the right hand lower limit। इतना सिंपल फॉर्म में करते क्या, सुनो सिंपल वे में। यहाँ पे हमें बोलेगा एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड करने। एम्पेरिकल फार्मूला वो बोल देगा कि कार्बन 40% है और हाइड्रोजन 60% है। तो करेंगे क्या कि कार्बन का मोल निकाल लेंगे, कार्बन का मोल निकाल लेंगे। ठीक है, कार्बन का मोल कैसे निकालते हैं, गिवन परसेंटेज और डिवाइडेड बाय इसका एटॉमिक मास, यानी हो जाएगा 12, है ना, ये आ जाएगा। फिर उसके बाद हाइड्रोजन का मोल निकाल लेंगे, हाइड्रोजन का मोल निकाल लेंगे, यानी अगर मैं इंग्लिश में लिखूं तो क्या लिखूंगा मोल ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू जो गिवन परसेंटेज है, क्या है मेरा गिवन परसेंटेज। तो कितना है हमारा गिवन परसेंटेज भाई, तो 60 और डिवाइड बाय 1 तो क्या हो जाएगा 16। ये जो भी रेशियो आएगा x और y,
इसको सबसे सिंपल बना देंगे। मान ली रेशियो हमारा आया 4:2 का, यानी कार्बन का और हाइड्रोजन का रेशियो आया 4:2 का। इसको सबसे सिंप्लीफाई बना देंगे। सिंप्लीफाई बनाने के लिए क्या करते हैं, जो सबसे स्मॉल होगा उससे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ 2 स्मॉल है तो कर दिए, तो क्या होगा 2:1। ये हो गया हमारा सिंप्लीफाई। और ये जो है जो दिया हुआ हमारा एलिमेंट्स कार्बन हाइड्रोजन उसके नीचे लगा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा एम्पिरिकल फार्मूला। क्लियर? ये स्टेप्स में वही लिखा हुआ है, सिंपल फॉर्म में मैंने बताया। ठीक है, एक एग्जाम्पल देख लेते तो अच्छे से समझ में आएगा। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज 78। क्या दिया हुआ बेटा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है, 78 दिया हुआ है। मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, देखो मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, यानी पूरे एलिमेंट जो भी कंपाउंड बनेगा वो 78 दे दिया गया है। ये हमारा क्या है, गिवन। और क्या है, परसेंटेज कंपोजिशंस इज, और परसेंटेज कंपोजिशन क्या है, 92.4% कार्बन है एंड 7.6% हाइड्रोजन है। यानी कार्बन का परसेंटेज दे दिया है 92.4%, हाइड्रोजन का दे दिया है 7.6%। ठीक है, बोल रहा है डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है, या तो एम्पिरिकल फार्मूला भी निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में एम्पिरिकल फार्मूला भी निकल जाएगा और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी निकल जाएगा। ठीक है, तो हमने बोला था पहला स्टेप क्या बोलते हैं, पहले मोल निकाल लेते हैं। तो देखो मोल ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा, 92.4 डिवाइडेड बाई 12, क्योंकि एटॉमिक मास इतना होता है तो कितना आ जाएगा, देखो 7.7 है। फिर उसके बाद निकालेंगे मोल ऑफ हाइड्रोजन 7.6 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 7.6। फिर है मोल रेशियो, है ना, या तो मोल रेशियो या तो उसके सिंपलेस्ट रेशियो से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। मान ली देखो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे मोल ऑफ हाइड्रोजन आ गया था मेरा 7.6। मैंने बोला था सिंपली वे में जो सबसे छोटा होगा उससे सबको डिवाइड कर देंगे। तो सबसे छोटा कौन है, ये वाला छोटा है, तो डिवाइड कर देते भाई, 7.7 डिवाइड बाई 7.6 और 7.6 डिवाइड बाई 7.6, ये हो जाएगा 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा और ये हो जाएगा 1। तो अप्रॉक्सीमेटली क्या हो जाएगा, 1 और 1 ही हो जाएगा। तो ये जो रेशियो आया, ये जो सिंपलेस्ट रेशियो आया, ये इसके नीचे लगा देते हैं, यानी कार्बन हाइड्रोजन के नीचे। तो हमारा देखो एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, C1H1, तो क्या हो जाएगा CH। अब देखो, अब हम लोग यहाँ से यहाँ क्या निकालेंगे, उसके केमिकल फार्मूला निकालने का प्रोसेस है। क्या है, केमिकल फार्मूला। तो केमिकल फार्मूला निकालने के लिए क्या करते हैं, एटॉमिक मास ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला हम लोग निकाल लेते हैं। मतलब जो एम्पेरिकल फार्मूला मेरा आया सिंपलेस्ट वाला CH, उसका हम लोग एटॉमिक मास निकाल लेते हैं। जैसे कि CH, तो C कितना है, 12 है, हाइड्रोजन कितना है, 1 है, कुल मिला के कितने हो गए, 13। ठीक है, फिर क्या निकालेंगे हम लोग, N निकालेंगे। N क्या होंगे, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास, है ना, क्या होंगे, मॉलिक्यूलर मास और एम्पेरिकल फार्मूला मास। नहीं तो सिंपली ये करते हैं कि जो एटॉमिक मास निकला हमारा एम्पेरिकल मास, एम्पेरिकल फार्मूला का जो हमारा एटॉमिक मास निकला, उस एटॉमिक मास से जो हमारा गिवन जो दिया हुआ था क्वेश्चन में, गिवन जो दिया हुआ था उससे सिंपली डिवाइड कर देंगे। वो एक ही बात हुआ, यानी मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला, जो कि 13 आया, और ये क्या तुम्हारा गिवन, और ये हम लोग क्या किए, फाइंड किए, आ गया 6। जो ये 6 आया उससे हम लोग इस एम्पेरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई, यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू हो जाएगा N इंटू एम्पेरिकल फार्मूला, यानी 6 इंटू CH, यानी C6H6। दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे लिमिटिंग रिएजेंट और नॉर्मलिटी, मोलरिटी, फॉर्मेलिटी, इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, चलिए बाय, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।